स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और समीर चौगानकर जी मौजूद हैं। अब एक ऐसी खबर जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है और दुख भी हुआ देख करके, क्योंकि दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर माना जाता है, आज खूबसूरत उनमें शुमार किया जाता है पेरिस, आईफिल टावर वाला पेरिस, और वो जल रहा है। फ्रांस की राजधानी, जहां लाखों करोड़ों लोग जाते हैं उसकी खूबसूरती देखने के लिए, उसकी खूबसूरती को कैसा दाग लगाया है वहां पर, इसको आप देखिए। पूरा शहर जल रहा है, आईफिल टावर तक आग की लपटें पहुंच रही हैं। और हैरानी की बात क्या आप जानते हैं? ये सब कुछ यूएफए फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल जीतने वाली टीम के समर्थकों ने किया। जो टीम जीती उसके समर्थकों ने, पीएसजी मतलब पेरिस सेंट जर्मेन के समर्थकों ने पूरे शहर को आग लगा दी। सेना बुलानी पड़ी, फिर भी जश्न की आग में ये जंग चल रही है। कोई नकाब पहने आया है, किसी के हाथ में डंडा है, किसी के हाथ में और कोई हॉकी स्टिक जैसा है, और इनके सामने जो चीज़ पड़ी उसको इन्होंने तबाह कर दिया। और भीड़ का मूड देखकर आप समझ सकते हैं कि ये ये जता तो खुशी रहे हैं, लेकिन ये दीवानापन है। ये देखिए, पीएसजी ने आर्सेनल को यूएफए चैंप में 4-3 से हरा दिया था। उसके बाद पीएसजी के समर्थकों ने जश्न शुरू किया और देखते ही देखते जश्न हिंसा में तब्दील हो गया। हर तरफ आगजनी, हंगामा, हिंसा, बवाल। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जब तक कुछ समझ पाता तब तक तो सब कुछ बर्बाद कर दिया था इन्होंने। और ये जो हिंसक भीड़ थी, ये भी अजीब बात है, फ्री पैलेस्टाइन उसके बैनर लेकर के आए हुए लोग, फिलिस्तीन की आज़ादी के पोस्टर बैनर लेकर के आए। इनफैक्ट स्टेडियम के अंदर एक बहुत बड़ा बैनर फिलिस्तीन के समर्थन में वो लेकर ये आए हुए। ये देखिए, फ्री पैलेस्टाइन, पूरी फुटबॉल मैच हो रहा है। अब इससे लोगों का ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इसके पीछे कुछ कट्टरपंथी लोग भी थे। और ये इमिग्रेशन पॉलिसी जो रही है फ्रांस की, जिसमें ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका से जो इमिग्रेंट्स आए हैं उनका नाम लिया जा रहा है कि वो लोग हिंसा कर रहे थे, ये भी फिलिस्तीन का झंडा लेकर के। इसी को अभी ये छोटे से मैच में एक घटना घटी। अभी 11 जून से तो फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, 11 जून से, और इस बार तो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको मिलकर इसको कंडक्ट कर रहे हैं। अमेरिका तो ठीक है, बड़ा देश है। मैक्सिको और कनाडा ने अमेरिका से कह दिया है कि भाई फुटबॉल मैच के बाद जो टीम हारेगी उसके लोग उधम करेंगे, तो उनको बचाने के लिए आप सेना हमारे देश के अंदर भेजो। कनाडा अमेरिका से मदद मांग रहा है कि फुटबॉल मैच के बाद होने वाले दंगे को हमारी पुलिस और सेना कंट्रोल नहीं कर सकती, वो इतने ज्यादा हिंसक हो जाते हैं, तो अमेरिका हमें मदद करे। बाजार लूट लिए, इस तरीके से बाजार लूटा जा रहा है, एम्बुलेंस को जला दिया गया, अस्पताल गए, दुकानें लूट गई, बड़े बड़े शोरूम से सामान लेके गए, बड़े बड़े टीवी ले गए या बड़े सामान लेके चले गए, लोगों को लूटा रास्ते में चलते हुए। इस तरीके से इंसाफ, फुटबॉल मैचेस में, खासकर फुटबॉल मैचेस के बाद जो हिंसा थोड़ा बहुत होता है, नहीं होता है, पहले भी होता आया है, ये अलग पैमाने पर है। और हारने वाला करता है, ये तो हारने वाला करता है, ये जीतने वाला कर रहा है। इसमें कुछ तो और एंगल है। वो फलस्तीन वाला एंगल भी इसमें होगा, क्योंकि नॉर्मली जीतने वाले लोग इतना बड़ा जश्न को दंगे में नहीं बदलते। जश्न भले ही बड़ा हो, ये तो पूरी हिंसा हुई है। और वो पेरिस शहर को आप देखिए, मैं देखा हुआ है कि बहुत खूबसूरत शहर है, दोनों गुटों जिस तरह से बर्बाद किया गया है। दोनों गुटों में जीत, लेकिन इसकी तीसरी चौथी बार हो रहा है इस वक्त। देखिए, कुल और मिला फ्रांस की जो इमिग्रेशन पॉलिसी का आपने जिक्र किया ना, उसको भी इस रेफरेंस में ध्यान रखना चाहिए। नहीं, उसी को ध्यान में रखना चाहिए। यूरोप ने जो ओपन सोसाइटी, फ्री सोसाइटी के नाम पर अपने बच्चों को बिल्कुल अपने कल्चर से दूर कर दिया, अपनी संस्कृति से दूर कर दिया। उदारता के नाम पर उनको ये भेद बताना बिल्कुल नहीं सही समझा कि उदार होने का मतलब क्या है और आतंकवादी होने का मतलब क्या है। उनको ये समझ में आना बंद हो गया कि कोई एक आतंकवादी समाज के तौर पर किसी एक देश में चला जाए तो वो क्या काम करता है। ये सीधे सीधे जो फ्री पैलेस्टाइन का बैनर लेकर लोग वहां थे, ये एक कहें कि आवरण था। जो फुटबॉल प्रेमी होते हैं वो सब जानते हैं कि थोड़ा आक्रामक होते हैं, उनका एग्रेशन होता है, वो झगड़े झंझट होते हैं, वो मारपीट होती है, वो मतलब एक दूसरे समर्थकों को फाड़ते हैं, टी शर्ट फाड़ देते हैं, उसकी जर्सी दिख गई तो उसको कैंची से, चाकू से काट देते हैं, जूते उनके उठा के फेंक देते हैं, उनकी टीम जो, वो सब होता है। लेकिन ये जो दंगा है, ये फ्रांस की, पूरे यूरोप की जो पॉलिसी है, और एक तरह से कहें जिसको वो बार बार कोट अनकोट कहते हैं कि एंटी मुस्लिम पॉलिसी है, एंटी इमिग्रेंट नहीं, एंटी मुस्लिम पॉलिसी वो कहते हैं, उसके खिलाफ है खड़े। और यूरोप के देशों को इसकी बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले किसी भी बड़े आयोजन में इस तरह से उनके शहर तबाह और बर्बाद हो सकते हैं। सबसे अजीब बात आप जानते हैं,
फ्रांस उन देशों में शुमार है जो इजराइल को रोज गाली देता है। ये फिलिस्तीन के मुद्दे पर फिलिस्तीन के कट्टर समर्थक हैं, और ये खासकर ये सरकार जो है इनकी और नेतन्याहू से खूब होती है, तू में होती है बाकायदा। और ये तो लिबरल माने जाते हैं। मैक्रोन जो राष्ट्रपति हैं, उनको भी जो लिबरल थॉट का आदमी है, वो भी अब इमिग्रेशन के मुद्दे पर धीरे धीरे राइट विंगर होता जा रहा है। हाँ, लेकिन वही मैक्रोन के आने के बाद भी थोड़ा सा ये बड़ा है। मैक्रोन को लिबरल माना जाता है, लेकिन मैं दुनिया को समझ में आ रहा है। मैं यही पूरे यूरोप में अब ये रियलाइजेशन है कि जिस तरह से इमिग्रेशन अलाउ किया गया और जिन देशों से अलाउ किया गया, वहाँ के लोगों ने आके वहाँ पर जो केओस फैलाया है, सिर्फ यहाँ की बात नहीं, बहुत सारे यूरोपियन देशों में जो केओस फैलाया है, उसको लेकर वहाँ की सरकारें, वहाँ के पॉलिटिशियंस, वहाँ के लोग जो हैं अब अपनी ही इस पॉलिसीज़ को कोस रहे हैं। और यही आपको पेरिस में भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से वहाँ पर आए इमिग्रेंट्स ने वहाँ पर चोरी चकारी, मगिंग, ये सारी चीज़ें फैलाई हैं, उसके कारण ये शहर बर्बाद हो रहा है। सर एक लाइन में फिर से दोहरा दे रहा हूँ, ये हमारे भी संदर्भ में जरूर, हमारे बच्चों को क्या हम उदारता का सही मतलब समझा रहे हैं? क्या हम अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति से उनका परिचय हो पा रहा है? और नहीं तो हम इसी तरह से अचानक एक दिन खड़े होते हैं, अरे फिलिस्तीन पे बड़ा अनर्थ हो गया, अरे फलाना पे बड़ा अनर्थ हो गया, देखो गाजा पट्टी में हो रहा, और उसमें सोनिया जी के लेख, प्रियंका जी का झोला, राहुल जी की पोस्ट, वो बड़ा मदद कर देती। हमको ये भी तो समझना पड़ेगा, किसी भी देश में उस देश के खिलाफ उसकी जो फ्यूचर जनरेशन है, उसका जो भविष्य है, उसके दिमाग में आ जाए तो पेरिस जैसे दंगे होते हैं। ये कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं, हम भी इससे जूझ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं, अब जो आगे मैं आपको बयान सुनाने वाला हूं, इसको भी हर किसी को सुनना चाहिए, बच्चों को भी सुनना चाहिए। वो अपने देश की बात बता रहे हैं और आपकी देश की जीवटता की बात बता रहे हैं कि हम हैं तो कैसे हैं, क्यों हैं हम, वो क्या चीज़ है जिसने भारत को बचाए रखा है। उन्होंने कहा कि भारत के लोग बलिदान का मतलब समझते हैं, हमारा खून बहता है लेकिन हम पीछे नहीं हट जाते। हमें, उन्होंने कश्मीर का उदाहरण दिया, देखा कश्मीर में सेना के ऊपर हमले होते आए हैं, अब तो बहुत कम हो गए, लेकिन बहुत हमले होते थे पहले। लेकिन कभी देश में यह आवाज़ नहीं उठी कि हमारे बच्चों का खून बह रहा है, क्योंकि वो समझते थे कि ये देश के लिए हो रहा है, और क्योंकि हम बलिदान करना जानते हैं इसीलिए हम हमेशा कायम रहेंगे। Attrition that the Indian security forces take, nowhere in the world people take so many people, so many dead bodies of the security agencies as they do in India. Not a whimper anywhere. Nobody says that how so many policemen or paramilitary forces or the army has been killed, and well, let us withdraw, or let us come out of Kashmir, or let us have this thing. Nobody protests. Even the media does not say. It's a good thing. Country is prepared to give the sacrifice. People who are prepared to sacrifice themselves, they are invincible. Don't undermine your capacity to take the losses. Indian civilization has been able to take the onslaughts because its capability to take the sacrifices is not limited. And we can wait 5 years, 50 years, 500 years. The game is not over till we win. क्या कहेंगे सर? बहुत महत्वपूर्ण बात की है उन्होंने, और ये हिंदुस्तान की ताकत है ही कि इसकी वजह से आपको कोई तोड़ नहीं पा रहा, और इस शहादत को, इस बलिदान को हम लोग, और इसलिए आप देखते हैं कि बार बार जब कई बार हमारे मित्र लोग, विपक्ष के नेता भी सेना को लेकर, अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर में भी हुआ और मसलों पर भी हुआ, जब चर्चा होती है तो पूरा देश एक साथ खड़ा दिखाई देता है सेना को लेकर, कि सेना के सम्मान के साथ हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ बलिदान, शहादत जो है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट वो है, एक बहस है। बल्कि मुझे याद आ रहा है कि एक बार मैं, आर्मी चीफ थे पुराने, मैं याद नहीं कर रहा, उनका इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि ये भारत की फ़ौज में बड़ा एक कंट्राडिक्शन है, उस समय नहीं समझ पाया, लेकिन आज इस बात को याद आ गया मुझे कि उनसे सवाल मैंने पूछा कि यहाँ शहादत जो है उसका ज़्यादा सम्मान है जो जीत कर आया उससे भी, मतलब जो आर्मी में रहे हैं, लड़ाई लड़कर आ गए, उनसे भी ऊपर आ जाता है। तो उन्होंने कहा, ये आज मुझे याद आ रही है, 20 साल पहले का कोई इंटरव्यू आर्मी चीफ का, तो उनका कि वो शहादत ही है ना, उस जो लोग जिंदा रह गए हैं उनको जिताने की ताकत देती है, समझे। और वो जो लोग हैं, वो देश उनके साथ खड़ा हुआ है, ये अकेला सेना नहीं लड़ रही होती है, हमारे देश का जो हर आदमी है। बोले कि आप, उसने बहुत डिटेल में वो, मतलब पता नहीं कैसे मुझे ये बात याद आ गई, उनका कि जिन गांवों से वो जो लोग आ रहे हैं, जो बच्चे आते हैं, वो सब बच्चे लोग, वो माँ बाप उनको भेज रहे हैं,
ठीक है। और ये जो लोग, कई लोग गलत फहमी करते हैं, बहुत वो डिटेल इंटरव्यू है कि पैसा कमाने के लिए, बोले वो लोग तो वहाँ खेत में रह रहे हैं, उनको तो कोई रोजी रोटी की ऐसी चिंता नहीं है। रोजी रोटी की चिंता तो शहरियों को होती है, लेकिन वो अपना दूध दही खाना पीना छोड़कर, वो सम्मान की बात हो वो जाती है। सम्मान की जैसे आप बात है। हरियाणा में जाइए हाँ। तो एक गांव से पता लगेगा कि पूरा का पूरा 50 परिवार लोग। ऐसे हैं जो कि बच्चे बेचते हैं पूरा अपने। और वो- वेस्ट हाँ, ईस्टर्न राजस्थान में आप चले जाइए, चूरू, गंगानगर, बीकानेर, और झुंझुनू, वो पूरे- सीकर, वो पीढ़ियों से होता आ पूरी रहा है। पीढ़ियों से होता हुआ लेकिन है। त्रिपाठी जी ये उससे आगे की बात भी कह रहे थे, ये कह रहे थे ये इंडियन सिविलाइजेशन की हाँ, तो वो ये सिविलाइजेशन ताकत की बात है। देखिए मूल मसला वही है। और मैं थोड़ा सा मतलब भिन्नता करते हुए, मुझे शहादत शब्द पे ऐतराज है यहाँ। ये शहादत नहीं है, उसका एक रिलीजियस कॉनोटेशन होता है। क्योंकि वो रिलीजियस है और वो कहें कि दूसरे पर आक्रमण करके उसको समाप्त करना, वो वाला मसला है। लेकिन यहाँ जो है वो जो वीरता, वो जो बलिदान, लोग वो जो शहीद बोलते हैं, त्याग उस है, reference में हाँ मैं ठीक बात है, कर मतलब रहा हूँ। मैंने कोई सिर्फ religious उसको- reference में नहीं बात उसमें नहीं, मैं ये जानता था, लेकिन मैंने चूंकि इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना जरूरी समझा। भारत का एक अपना एक जो हिंदू विचार है, वो क्या कहता है, उसका मूल है त्याग और बलिदान। उसका मूल त्याग बलिदान है। इसीलिए हम, जिसको बार बार कहा जाता है कि दुनिया में हर जो सोसाइटी है, हर जो सभ्यता है, उसको कंज्यूमरिज्म खा गया, उसको बाजार खा गया, उसको अलग तरह की चीजें खा गई, हमको नहीं खा पाती, क्योंकि हम त्याग और बलिदान को सबसे ऊपर रखते हैं। और ये ठीक बात है, आप शाम को किसी भी गांव के आसपास चले जाइए तो वहां कोई एक बड़ा इलाका होगा जहां बच्चे एकदम दौड़ रहे होंगे, मतलब सिर्फ जो है वो बनियान पहने हुए वो तैयारी कर रहे होंगे, वो जगह जगह कैंप लगते हैं। और ये भी सच है कि वो जो जाते हैं उनके लिए वो गर्व ज्यादा होता है कि हम भारतीय सेना में काम करते हैं, हमारे गांव का एक बच्चा गया और फलाना लड़ाई में जीत के आया। और ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को, मतलब कई ऐसे काम होते हैं ना, उसको हम लोग अलग, उन्होंने जो ये काम किया ना कि पूर्ण सम्मान के साथ वो घर तक आते थे, वो कमाल का काम हो। ये अटल जी की सरकार ने, मतलब उसके पहले नहीं होता था। वो बड़ा ऐतिहासिक था। ये नहीं, पहले नहीं होता था। नहीं, उसके पहले नहीं होता था, उसके पहले ठीक है बॉडीज सम्मान के साथ आते थे। सम्मान एक उसका नहीं, अब पूरा तो का वो पूरा। बकायदा एक प्रोसेशन के साथ जाता प्रोसेशन है। के साथ प्रोसेशन निकलता है उसी उसको सरकार पूरा के सम्मान, बाद सैनिक उन सम्मान, सब। मतलब आमतौर पे ये होता नहीं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये कहते हुए। मतलब सचमुच जो है, पूरा गांव आप खड़ा हो पूरे जाता देश में याद कीजिए, कैप्टन मनोज पांडे का नाम आपको तुरंत याद आ जाता है, करगिल की लड़ाई याद आ जाती है यहाँ आपको, विजयन थापर वो को ये देखिए, दिल चौक मांगे पर आओ। मोर याद आ जाता है विक्रम आपको, बत्रा। जगह जगह ऐसे जो कहते हैं ना कि सड़क के नाम, आपके पेट्रोल पंप के नाम, वो सब याद आते हैं। इस देश के साथ वो जुड़ा हुआ है। ये कोई ऐसा नहीं कि कोई एक बच्चा निकला, लोग वो भी जुड़े लड़के चला आया और उसको उस तरह से- लोग भी जो जुड़े हुए हैं। जैसे अजीत डोभाल जिस सभ्यता की लोग बात कर जुड़े रहे हैं, वो हमारी हिंदू संस्कृति सभ्यता जैसे है। आप जहाँ नोएडा में रहते हैं, यहाँ पे तो सड़कें जो हैं वो जो करगिल के बलिदानियों के शहीदों नाम पे। पे हैं, जो पेट्रोल बलिदानी पंप शब्द ठीक है। उसमें दिया गया, जैसे जो पेट्रोल पंप दिया गया, बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ वो उसी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेने जाते हैं। हाँ, इसी- ठीक है, वहीं जाएंगे। इसी भावना से जाते हैं कि हम इस जो ये Support बलिदान कर रहे है इसका सम्मान करते हैं। आगे बढ़ते हैं। समीर जी, ये खबर आप बताएंगे, इसका इलाज क्या है? बार 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 लगातार सवाल दर सवाल, लेकिन सीबीएसई के पास जवाब शायद है नहीं। 12वीं की परीक्षा दे चुके छात्र अभी तक री इवैल्यूएशन पोर्टल के खुलने का ही इंतजार कर रहे हैं कि भाई कॉपियां हमारी दोबारा जांच लो, हमारे नंबर में गड़बड़ी नहीं थी, गड़बड़ी हो सकती है। पहले एक बार पहले करने की कोशिश की गई, पूरा दिन वो फेल ही हो गया, चला ही नहीं। 2 दिन नहीं चला। अब आज बताया गया कि दोपहर 12 बजे पोर्टल खुलेगा, डेडलाइन आई, फेल हो गया। फिर कहा कि 2 बजे से आप आवेदन कर पाएंगे, अब 2:45 बज रहे हैं, वो भी गुजर गया, मतलब आधा दिन जा चुका है। लेकिन सीबीएसई का रीएवैल्यूएशन प्रोसेस अभी तक चालू नहीं हो पाया। 29 मई को ही ये शुरू होने वाला था, लेकिन सीबीएसई ने तकनीकी कारणों का हवाला देकर इसे 1 जून से करने का फैसला किया था। 1 जून आया भी, निकल भी गया, पोर्टल नहीं खोल पाया। दरअसल ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर सीबीएसई के जो छात्र हैं वो परेशान हैं और सीबीएसई उनके निशाने पर है। 12वीं का एक बच्चा था वेदांत, उसने अपनी आंसर शीट की स्कैन कॉपी जब मांगी तब पता चला कि गड़बड़ी हुई। उसकी कॉपी का पहला पन्ना तो उसका हाथ के लिखा हुआ था, लेकिन अंदर के पन्ने किसी और के लिखे हुए थे। इसके बाद 4 लाख से ज्यादा छात्रों ने स्कैन कॉपीज की डिमांड कर दी। सीबीएसई ने इसके लिए रीवैल्यूएशन विंडो खोलने का वादा किया। नॉमिनल चार्जेस देकर छात्र इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन जब पोर्टल ही नहीं खुला तो फिर करें क्या सर समीर जी? देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के लिए ऊर्जा मंत्रालय एक सरदर्द बन गया, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शिक्षा मंत्रालय एक सरदर्द बन गया है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के इतने शानदार काम को लेने के बाद जिस तरीके से लगातार शिक्षा मंत्रालय इस चीज़ों को लेकर चर्चा में बना हुआ है, बुरी तरीके से घिरा हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान इसको बयान देते हैं, धर्मेंद्र प्रधान पत्रकार वार्ता लेते हैं और फिर कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी पूरा खुद देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी इसको कंट्रोल कर रहे हैं।
आप देखिए कि टेक्नोलॉजी कहाँ चलेगी और सीबीएसई की हालत है कि वहाँ पर आप एक ढंग से पोर्टल तक नहीं ओपन कर पा रहे हैं। इसके पहले 4 साल पहले वो खबर आई थी कि सीबीएसई ने कहा था कि भाई उनका जो पोर्टल है वो हैक होने की संभावना है, तो 15 दिन तक बंद रखा था कि कोई हैक कर रहा है उसको। आप इतनी बड़ी एग्जाम कंडक्ट कराते हो, इतना बड़ा मंत्रालय, हजारों करोड़ों का बजट है आपके पास, आप एक फ्री एंड फेयर एक एग्जाम नहीं करवा और सर सकते। आईटी हम आपके आईटी दुनिया को हम आईटी सिखाते हैं, आईटी हम सिखा रहे हैं, हमारे पास एक से एक एक्सपर्ट है, करोड़ों लोगों के वाले हम हैं। करोड़ों लोगों के खाते में IIT यूं के ऐसे पास करके लोग पैसा चला दुनिया में जाता है। गूगल में और तमाम लोगों को जाकर वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, एडवाइजर बन रहे हैं। भारत सरकार की ये स्थिति कि इतना बड़ा मंत्रालय है और इतनी बड़ी एग्जाम कंडक्ट करता है, वहां एक पोर्टल आप चला नहीं पा रहे हो, तो इनकी हालत देखिए कि किस तरीके से मंत्रालय चल रहा होगा। ये एक पोस्ट आया था सीबीएसई का, ये अच्छा ये पोस्ट तो है जो थोड़ा सा एक दिन पहले का है। यहाँ उन्होंने कहा था कि वी हैव बीन क्लोजली मॉनिटरिंग द वल्नरेबिलिटीज इन द ऑन मार्क पोर्टल ऑफ आवर सर्विस प्रोवाइडर. There are many people have flagged some discrepancies. An expert team of cyber security professionals has been deployed. We are IIT की भी मदद ले रहे हैं, ये वो कह रहे थे, लेकिन हुआ क्या? सर ये सरकार की जो डीबीटी योजना है वो कैसे इनके वजह से चलती है कि वो करोड़ों लोगों को यार लोगों को ये पहुंचता तो है बात सर। सामने आ रही है ना एक कि क्लिक जब पे आप पैसा किसी कंपनी को फायदा देने के लिए उल्टे सीधे काम करेंगे तो नेचुरली आप कैसे किसी सिस्टम को सही चलाएंगे। आपने उस आरोप को सच मान लिया है? मैं कह रहा हूँ ये आरोप है ना, ये आरोप राहुल गांधी का आरोप है। नहीं किसी का भी आरोप है उस कंपनी, ये डिनाई कर सकते हैं कि उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया था? किया नहीं गया वो था? कंपनी नहीं, मैं क्योंकि इसको मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया, वो कंपनी ब्लैकलिस्ट नहीं हुई थी, लेकिन ये बात सच है कि वो वही कंपनी है जिसने 4.25 लाख बच्चों को फेल कर दिया था तेलंगाना में, और फिर उसने नाम बदल लिया अपना, लेकिन वो ब्लैक टेक्निकली ब्लैकलिस्ट नहीं तो थी। ठीक है, गड़बड़े जहां पे भी गड़बड़े हैं, मैं ये कह रहा हूं उस गड़बड़ों को सही नहीं, करना अब ये चाहिए। तो मैं सबसे नहीं कहता- आगे की बात है। और ये भी गलत है कि राहुल गांधी वो तो ने पुरानी कहा बात है, मैं कह रहा हूं सही नहीं है। वो तो दूसरी लेकिन बात है। मैं वो अलग यही इशू बोल रहा था। हूं ये कि ये तो आप रीवैल्यूएशन घोटाला के लिए नहीं है, ये तो अगर आप आवेदन नहीं करवा पा अगर रहे। आप Incompetence सीबीएसई है। अगर आप सीबीएसई जैसी संस्था को ठीक नहीं चला सकते हैं, अगर आप बाकी जो संस्थाएं जो एग्जाम लेती हैं नीट जैसी, उसको जो एनटीए है उसको ठीक नहीं चला सकते हैं, तो फिर आपको बहुत ध्यान से इस मंत्रालय को ठीक करने की वहां पे चेंज चलें सर, इनकॉम्पिटेंस है, इसको मैं घोटाले की तरफ ये तो incompetence है। इनकॉम्पिटेंस है। सर ये सीधे सीधे है कि अगर आप देश के भविष्य के साथ इतने गंभीर नहीं हैं तो आप पाप कर रहे हैं। आप जरा सोचिए, ये सब तो छोड़ दीजिए ना, वो तो कांग्रेस की सरकारों में भी वही एजेंसी काम कर रही है, ये सब अपनी जगह, वो तो पॉलिटिकल जो डिबेट है उसको छोड़ दीजिए। आज से अगर आपने कहा तो 2 दिन पहले उसकी पूरी टेस्टिंग करने में कौन सी समस्या आ जाती? और जो कहा जा रहा है नॉमिनल, मैं तो कह रहा हूं कि अगर इतना गंभीर हो गया तो सबको उसके रोल फ्री नंबर होना के चाहिए। लॉगिन के लिहाज से फ्री करिए। हर बच्चा उसको इसमें देखे पैसे और की कहे बात कि बच्चे को इस वक्त कितनी एंजाइटी होती, कितनी मुश्किल होती है। और जरा आप सोचिए, कोविन पोर्टल इसी सरकार में हुआ ना, बिल्कुल। उस वक्त तो सब पैनिक में थे, सबको चाहिए था अपना वैक्सीन चाहिए, सबको मारामारी करी, और कहां किया? ब्लॉक में, पंचायत में, छोटे से सीएचसी और पीएचसी में। और यहां जो आपका सीबीएसई का पोर्टल है वो नहीं हो पा रहा है। ये शर्म से डूब मरने वाली बात। बिल्कुल ठीक बात ये कही। सीधे सीधे जो है, मैं एक शब्द कहता हूं ऐसी चीजों के लिए, पाप कर रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ 125 करोड़ लोगों ने उस पोर्टल पे जाकर के अपना अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड किया था। अरे इतना स्मूथ था, हम यहां से अपने गांव प्रतापगढ़ में जान अरे जाते सर, थे, कौन सरकार से तय सेंटर करती पे है कि आज कितनी। से 3,000 रुपए देने, वो 1 मिनट में पहुंच जाते हैं एक सबके क्लिक खाते पे में। लेट्स सी आगे सारी क्या भेज होता है देते सर, ये होना चाहिए। ठीक है, आगे एक खबर आपको बताता हूं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि पॉलिटिक्स से जुड़ी खबर है, लेकिन इसमें समाजवादी पार्टी की गर्दन फंस गई एक तरीके से। मलिहाबाद, यूपी का मलिहाबाद किला है, उसको लेकर ये सियासी घमासान है। लखनऊ में पासी समाज एक अच्छा पावरफुल, मतलब पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट समाज है। इन्होंने अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पासी समाज के नेता सूरज पासी अपने समर्थकों के साथ मोहनलालगंज के समाजवादी पार्टी के सांसद हैं आर के चौधरी, उनसे मिलने पहुंच गए। वहां पासी समाज के नेता सपा सांसद से नाराज भी हो गए। मामला यह है कि एक कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान में कुछ एक स्ट्रक्चर भी खड़ा है, जिसको पासी समाज कहते हैं कि ये हमारे पासी वंश के एक राजा थे, उनका किला है, जबकि वो वक्फ में वो प्रॉपर्टी कब्रिस्तान के तौर पर दर्ज है। ये विवाद है। समाजवादी पार्टी की प्रॉब्लम यह है कि मुसलमान भी उसका वोटर है और पासी समाज भी उसका वोटर है। और पासी समाज तो वो समाज है जिससे अभी अवधेश जी को याद अखिलेश कीजिए ना। क्या नाम है उनका, अवधेश प्रसाद जी जीत करके आए अयोध्या से। तो अब उस यूपी में कुल दलित आबादी 21% है, उसमें वो आता है। तो अब किसको नाराज करें किसको ना करें, वो जरा तस्वीरें वो दिखा दीजिए जरा, जो वहां बहस हो रही थी वो जी। ये मामला अटक गया है। जी सर।
ये बहुत काफ़ी हो गया है इसमें तो, और कई बार तो कन्फ्यूजन कुछ लोगों को ये भी हुआ कि वो महाराजा कंस उसका उनका नाम है। कंसा नाम है शायद। हाँ, कंसा। तो वो बहुत सारे लोग वहाँ मथुरा से जोड़कर उसको, लेकिन वो नहीं है, वो पारसी समाज का अलग तरीके से। और ये एक पॉलिटिकल हॉट पोटैटो हो गया, और इलेक्शन जब आ गए तो वहाँ पर दोनों के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। लेकिन ये मामला सुलझाना ही पड़ेगा, ये बढ़ता जा रहा है, लेकिन इतना ये आसान नहीं है ये। लेकिन ये भी तो सोचिए कि ये जो शिकायत करने गए पारसी समाज के नेता, ये समाजवादी पार्टी के सांसद के पास गए हैं, सरकार के पास जाने की बजाय। नहीं, वो अपना- समाजवादी पार्टी का सांसद इस पे क्या करेगा? अपने नेता के तौर पर गए होंगे कि भाई उसके, क्योंकि पारसी समाज अभी उनके साथ चल रहा था। और अखिलेश यादव जिस पीडीए की बात कर रहे हैं उसमें तो पारसी समाज की बड़ी मतलब उनको वोट बैंक को बड़ा मान के चल रहा है। बहुत 70-80 लाख के करीब वोटर है। दूसरी बड़ी आबादी है दलितों में पारसी समाज के, अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर देखोगे तो बड़ी आबादी और काफी फैले हुए क्षेत्र के अंदर है। और जहां अखिलेश यादव का एक स्ट्रांग होल्ड या सांसद इस समय, वहां पारसी आबादी एक बड़ी मात्रा के अंदर है। तो चिंता तो अखिलेश यादव के लिए बड़ी होना चाहिए कि भाई इस मामले में क्या, और जिस तरीके से पीडीए को एकजुट करने की बात करते हैं तो अखिलेश यादव को तो इस मामले को हाथ में लेकर इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए, क्या है क्या नहीं, अगर चुनाव को देखते हुए। तो मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव के लिए ज्यादा चिंता की बात होगी। आगे एक खबर, समय कम रह गया लेकिन आपको बयान वो जरूर सुनाना चाहता था मैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के एक बयान पर विवाद हो गया। उन्होंने कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल किया। अब आप सुनिए तो आप समझ पाएंगे कि मामला कितना गंभीर हो गया है। इनसे लगातार माफी की मांग की जा रही है, सुनिए। जब देश पे संकट आए तो नेता प्रतिपक्ष भाग जाए, जब प्रदेश में विकास की बयार चले तो इनका वो 2 कौड़ी का प्रदेश अध्यक्ष हाय रे करता फिरे। अरे शर्म आना चाहिए। आजादी के बाद कांग्रेस का ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा जिसके यहाँ पे लोकसभा में उसका उम्मीदवार भाग जाए। इंदौर के अंदर ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा। कांग्रेस को कोई मिलता ही नहीं। जो 40,000 से हारे वो प्रदेश का अध्यक्ष, आओ मुबारक आपको, ऐसे ही नाम आपके पास रहेंगे। बड़ी मजेदार बात समीर जी ने बता दी अभी। वो कह रहे थे ना कि ऐसे अध्यक्ष हैं कि जिनका लोकसभा का उम्मीदवार ही भाग जाए। वो निर्विरोध हो गया था चुनाव, और आपको याद है? वो लालवानी के खिलाफ इंदौर से चुनाव लड़ रहे थे और कैलाश विजयवर्गीय लेने गए थे उनको, और वो उनके साथ गाड़ी में बैठ के गए थे। और यही मोहन यादव ने उनको गले में माला पहनाई थी और स्वागत किया था भाजपा मुख्यालय में। और मोहन यादव ने उसको स्वागत किया था, तो मोहन यादव भूल गए कि उन्होंने आपका पार्टी के अंदर स्वागत किया था। और जिस भाषा का इस्तेमाल मोहन यादव कर रहे हैं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत गलत है। आप प्रदेश के एक मुख्यमंत्री हो, विपक्ष के नेता को, कांग्रेस के नेता अध्यक्ष को आप इस तरीके से कह रहे हो कि भाई 2 कौड़ी का नेता। क्या इनके संबंध बहुत खराब हैं क्या? नहीं, संबंध शिवराज सिंह के भी खराब थे, लेकिन शिवराज सिंह ने कभी क्या दिग्विजय सिंह के लिए शब्दों का प्रयोग किया? नेतागिरी में आपके संबंध तो खराब होते, लेकिन इस तरीके से बयान देना कि आप 2 कौड़ी के हो और रद्दी अध्यक्ष बना देते हो, कांग्रेस के लोग आपको कैसे मुख्यमंत्री बनाया इसके अगर कहेंगे फिर क्या होगा? दिल में गुबार है उनके मन में जीतू पटवारी। खराब शब्दावली है और किसी के लिए भी राजनीति में वैसे तो नहीं होना चाहिए। अब दिक्कत है कि समीर जी सब बात बोलने लगते हैं तो अभी कोई हमको लिख रहा है कि वो समीर जी आजकल पोस्ट लिखते रहते हैं, पता नहीं कहाँ के मुख्यमंत्री कहाँ के बारे में, इनकी पोस्ट पे चर्चा होने लगती है। लेकिन सचमुच ये गंभीर मसला है और मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, उनको सोचना चाहिए कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष है विपक्षी पार्टी का, उसके लिए ऐसी भाषा का उपयोग करने का मतलब है कि आप एक जिसको कहे ना कि पंडोरा बॉक्स शुरू हो जाए और सब एक दूसरे नीचे जाते चले जाए, इससे बचना चाहिए। उनके नेतृत्व में इतनी बड़ी भारी जीत अभी विधानसभा चुनाव में मिली थी ना मोहन जी के, शायद हो सकता है इस वजह से ऐसा हो। अब जो भी हो सर, ठीक है। अभी कांग्रेस पार्टी के दिन तो बुरे ही चल रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। चलिए, समय इतना ही था सर। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, समीर जी, राहुल जी, बहुत धन्यवाद।